जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। देखिए हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और आज का हमारा टॉपिक है परपोषी पोषण या विषम पोषण। इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके पहले हम स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़े थे। पोषण हम पढ़े थे कि दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़े थे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी जीव कहते हैं तथा उनके पोषण की विधि क्या कहलाती है, स्वपोषी पोषण कहलाती है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रकृति में उपलब्ध जो पदार्थ हैं उन्हीं से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया। इनको लेकर के प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप से, और अपने आप से पोषण करने वाले जीव को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला जीव हो गया। ठीक, वैसे ही हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम पढ़े थे, परपोषी पोषण में पढ़े थे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परपोषी जीव बोलते हैं। तथा उनके पोषण करने की विधि क्या कहलाती है, परपोषी पोषण कहलाती है। जैसे हम हो गए, हम अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, किसी अन्य जीव पे निर्भर रहते हैं। कभी खाएंगे रोटी खाएंगे, कभी चावल सब्जी वगैरह खा लेंगे, कभी मटन खाएंगे, कभी चिकन खाएंगे, ऐसे खाते रहते हैं। तो हम जो भी भोजन करते हैं वो क्या करते हैं, किसी अन्य जीव पे निर्भर रह के ही करते हैं। तो हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमको आज डिस्कस करना है, कहाँ से कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम खत्म कर चुके हैं। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। देखिए परपोषी पोषण यानी विषम पोषी पोषण, इसके बारे में जो हम डेफिनेशन बताए थे वो तो वैसे लिखवा दिए थे, फिर भी लिखवा देते हैं एक बार। क्या कि ऐसे जीव जो अपना, आप अगर नहीं लिखें तो हमारे साथ लिखते चलिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। तथा पोषण की यह विधि परपोषी पोषण कहलाती है। आप हमारे साथ साथ लिखिए, तभी आपका नोट्स बनेगा। देखिए तो ये हो गया था डेफिनेशन, ये हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, वैसे फिर भी एक बार और लिखवा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम पढ़े थे परपोषी जीवों के बारे में। अब ये परपोषी जीव जो होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता ये है ना कि ये अपने भोजन में क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे हम पढ़े थे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों को प्रकृति से लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, छोटे छोटे अणुओं को लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जल हो गया, पानी हो गया, इन अणुओं को लेंगे और अपना भोजन बना लेंगे। तो ये सरल थे, सरल का मतलब छोटे छोटे अणु थे, बहुत बड़े बड़े अणु नहीं थे। और इनको लेकर के क्या किए, अपना भोजन बना लिए। ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है इसलिए कार्बनिक पदार्थ नहीं है, और इसमें कार्बन नहीं है इसलिए ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है। ठीक, तो इसी वजह से ये दोनों कार्बनिक पदार्थ नहीं है, वैसे इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पेड़ पौधे थे वो सरल अकार्बनिक पदार्थों को अपने भोजन में उपयोग कर रहे थे। वैसे ही जो परपोषी जीव होते हैं, जैसे कि हम हो गए, हम परपोषी जीव हैं, शेर हो गया, जब ये सभी जो जानवर हैं ना वो क्या कहलाते हैं, परपोषी ही कहलाते हैं, सभी जो जंतु हैं।
तो वो परपोषी जीव होते हैं जो, वो क्या करते हैं अपने भोजन में, कौन सा भोजन उपयोग करते हैं, तो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ उपयोग करते हैं। जटिल का मतलब बड़े बड़े अणुओं का प्रयोग करते हैं अपने भोजन में। तो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, कार्बनिक का मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा। तो लिखिएगा कि ये जीव अपने भोजन में, ये जीव अपने भोजन में, अपने भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है देखिए, जटिल का मतलब अभी बताया बड़े बड़े अणु होते हैं। जो बड़े बड़े अणु, मान लीजिए आपको चावल दिया जाता है तो थोड़ा सा अगर बसिया या रहता है चावल ना, तो देखेंगे वो ढेला ढेला बन गया होता है। तो आप उसको फोड़ते हैं पहले, तब खाते हैं। ऐसे नहीं कि ढेला एक ही बार उठाया मुंह में डाले चला गया अंदर, ऐसे नहीं खाते हैं, उसको फोड़ते हैं। तो मतलब उसको छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। वैसे ही जो ये जीव होते हैं, जो परपोषी जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, यानी जो चावल खा रहे हैं उसमें बड़े बड़े अणु हैं। बड़े बड़े अणु का मतलब जैसे देखिए दाल खाते हैं, दाल में क्या होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होता है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड का चयन होता है। समझ में आया? अब ये अमीनो एसिड का, एक और अमीनो एसिड का फार्मूला इतना बड़ा बड़ा होता है। तो ये बड़े बड़े अणु मिल करके अमीनो एसिड बनाते हैं, और इसी अमीनो एसिड के चैन को, यानी कि प्रोटीन को हम खाते हैं। अब बताइए हम कितना बड़ा अणु खा रहे हैं। तो हम जो है जटिल अणुओं को खाते हैं, जटिल अणुओं को ग्रहण करते हैं, और इनको जटिल अणुओं को ग्रहण करने के कारण अब हमारे शरीर में इनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है जब तक ये सरल कार्बनिक पदार्थों में नहीं बदलेंगे। छोटे छोटे जब तक अणुओं में नहीं बदलेंगे तब तक ये हमारे शरीर में कुछ भी काम नहीं कर सकते। हमारी न तो वृद्धि करा सकते हैं, ना तो हमको एनर्जी दे सकते हैं। तो जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनको तोड़ना जरूरी है, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना जरूरी है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना जरूरी है। तो ये जीव क्या करते हैं, ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने के लिए या परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए पाचन करते हैं। ठीक, समझ में आया? तो ये जीव, इन जीवों की खासियत है। कौन से जीवों की? परपोषी जीव जो होते हैं या हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, उनकी खासियत यही है कि वो क्या करेंगे, अपने भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करेंगे। और पेड़ पौधे क्या थे, तो पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर रहे थे, और वो जो पदार्थ थे वो सरल थे, यानी छोटे छोटे अणुओं में थे। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े अणु को ग्रहण कर रहे हैं, और वो भी कैसे अणु ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जटिल अणु ग्रहण कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में पाचन के बाद किस में बदला जाता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज में। और ये जो है, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ का सरलतम रूप है, यानी कि ये जो है सरल कार्बनिक पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ से जब सरल कार्बनिक पदार्थ बना, जैसे कि जटिल जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, चावल में। तो चावल से जब ये क्या बना, ये छोटा अणु बना, तो इसको बोले ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज भी आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा अणु है कि नहीं है? तो ये जो है बड़ा अणु है, लेकिन ये अभी जो हम भोजन खाए हैं उसकी अपेक्षा बहुत छोटा है, इसलिए ये सरल कार्बनिक पदार्थ, समझ में, सरल कार्बनिक पदार्थ है, सॉरी, सरल कार्बनिक पदार्थ है। तो ये सरल कार्बनिक पदार्थों में इनको तोड़ा जाता है हमारे भोजन को, इसलिए ताकि हमारे शरीर में उसका उपयोग हो सके। जो भी परपोषी जीव हैं वो इसका उपयोग कर सके, इसके लिए। अब देखिए, परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण जो होता है ना, वो 3 तरह का मेनली होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है जंतु समपोषी पोषण, एक होता है मृत्युपजीवी पोषण, और एक होता है परजीवी पोषण। जंतु समपोषी पोषण में हम आते हैं और सभी जंतु आते हैं, सभी जानवर वगैरह आते हैं। समझ में आया? हम जो है, हम भी एक जानवर ही हैं, हम मनुष्य भले हैं लेकिन जानवर हैं। ठीक,
तो एनिमल में हम भी आते हैं। आप अगर नहीं जानते थे तो जान जाइए, आप भी एक जानवर हैं। आपको कोई आज से जानवर कहेगा, गुस्सा वैसा नहीं होना है, कहिएगा हम भी जानवर हैं, ठीक। तो ऐसे मान लीजिएगा। अब परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, इसके 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से हम ऐसे खींच करके बना देते हैं। देखिए, जंतु संपोषी पोषण, जंतु संपोषी पोषण, ठीक, पहला प्रकार। दूसरा इसका प्रकार क्या होता है? मृत्युपजीवी पोषण, मृत्युपजीवी पोषण, ठीक। तीसरा इसका प्रकार क्या होता है? तीसरा प्रकार होता है परजीवी पोषण। अब ये प्रकार कैसे बना? प्रकार कैसे बना, देखिए अभी समझाते हैं। परजीवी पोषण, जैसे पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे तो वो क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। देखे थे कुछ बैक्टीरिया थे वो कीमोसिंथेसिस कर रहे थे, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी प्रकार थे, टाइप थे। और वो टाइप कैसे बने थे कि उनकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, इस आधार पे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रकाश ऊर्जा है वो रूपांतरित हो रहा था रासायनिक ऊर्जा में, और यहाँ पे कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? केमिकल जो है एनर्जी बनाते हैं बैक्टीरिया, तो उसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। तो उनके ऊर्जा के स्रोत के आधार पे हम उनको 2 भागों में बांटे थे, कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के आधार पे हम बांटते हैं कि कौन कैसे भोजन ग्रहण करता है। इस आधार पे हम परपोषी पोषण को 3 तरीकों में, 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला है जंतु संपोषी पोषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। बाबू स्पेलिंग हमसे गलती हो गई तो हमारा दोस्त नहीं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, ठीक ना? वैसे गलती नहीं होगा यार, मिला लेना, हम कहते हैं तो मिलाते नहीं आप लोग। देखिए, मृत्युपजीवी पोषण, इसको बोलते हैं सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोबायोटिक या सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, या सेप्रोजोइक भी बोलते हैं, कोई बोल सकते हैं, तीनों नाम में से। सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक। इसको क्या क्या बोल सकते हैं? सेप्रोजोइक भी बोल सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके लिए नहीं झगड़ा कीजिए, कहें सेप्रोबायोटिक बोले, आप लिख सकते हैं, हम उतना लंबा नहीं लिखते हैं, हम बहुत अस्कतियाँ हैं। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक। ये 3 तरह के पोषण होते हैं। कौन से पोषण होते हैं? परपोषी पोषण होते हैं, ठीक। तो जंतु संपोषी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या आते हैं? तो इसमें हम आते हैं, जैसे कि जो सभी जंतु हैं और हम हैं, जो सभी एनिमल हैं इसमें आते हैं। हम भी एनिमल हैं और जो एनिमल है वो तो एनिमल है, ये है। तो जो सभी जंतु हैं यानी जो एनिमल हैं वो सभी जंतु संपोषी पोषण में ही आते हैं। जंतु संपोषी पोषण में क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव रूप में ग्रहण करते हैं। ठोस या द्रव रूप में, हम चावल खाते हैं ठोस है, दाल पी रहे हैं द्रव है, तो क्या है? हम दोनों मतलब स्टेट में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, और किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं? या तो ठोस रूप में या तो द्रव रूप में। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन या तो ठोस या तो द्रव रूप में ग्रहण करते हैं, बस होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले जीव होते हैं। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो या तो ठोस खा रहा हो या तो द्रव खा रहा है, बस सिंपल सा बात है। हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लिक्विड पी रहे हैं, यानी कि द्रव पी रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। अब ये मृत्युपजीवी पोषण, सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये जो है ये भी कुछ नहीं है, ये मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। जैसे लकड़ी सड़ गया तो उस पर देखे होंगे कुछ इस तरह का, अभी दिखा रहे हैं इमेज आपको, देखिए कुछ इस तरह का आ जाता होगा, कुछ इस तरह का उस पे फफूंद लग जाता है लकड़ी पे, आप देख रहे होंगे। ऐसे ही ये मशरूम आपको दिख रहा होगा। ये मशरूम क्या है? तो ये जो सड़े गले गोबर होते हैं उस पे उगता है। गोबर जो गाय का गोबर होता है या भैंस का गोबर होता है उस पे उगेगा। अभी चिन्हित करके थोड़ी ना उगता है कौन गाय का है कौन भैंस का है, तो किसी पे उग जाता है। तो मल मूत्र पे या जो सड़े गले पदार्थों पे जो अपना पोषण करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सेप्रोजोइक हैं। ये मतलब कि मृत्युपजीवी है। तो जो मशरूम है ये मृत्युपजीवी है। वैसे तो कई लोग इसका सब्जी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं होता है खाने से। पहले तो इसको बोला जाता था कि जब कुत्ता जो है पेशाब करता है तो ये जमता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है एक फफूंद है। फफूंद समझते हैं, जैसे रोटी पे भूड़ी लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद परत चढ़ जाता है, फफूंद लग जाता है, उसको हम बोलते हैं भूड़ी लग गया, भुड़िया गया रोटी। अचार पे ऐसे हो जाता है, तो वो जो होता है फफूंद होता है। उन सभी जीवों को हम क्या बोलेंगे? उन सभी जीवों को हम बोलेंगे कि ये सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, यानी कि मृतोपजीवी पोषण कर रहे हैं। जो सड़ी गले पदार्थों से भोजन करें, चाहे जो मर गया है उससे भोजन करें। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियो के कारण जो होता है, जो मरे हुए जीव होते हैं उनका शरीर फूल जाता है। क्या करते हैं, जब जीव मर जाता है ना, कोई भी जीव, जैसे कि भैंस गाय वगैरह हो गई, तो देखे होंगे उनका शरीर फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? वैसे तो आदमी का भी फूल जाता है जब मरता है। तो क्यों फूल जाता है? क्योंकि जो उसके अंदर बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया उसके मरने के बाद उससे अपना पोषण लेने लगते हैं, और पोषण लेने की वजह से क्या करते हैं, वो कुछ एक्सक्रीशन भी करते हैं, कुछ अपने अंदर से वेस्ट भी निकालते हैं, और वो वेस्ट क्या होता है? गैसेज होती हैं, और वो गैस की वजह से उनका शरीर फूल जाता है। समझ में आया? वैसे तो अभी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझते जाइए धीरे धीरे। तो मृतोपजीवी पोषण का मतलब कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करेंगे, या मल मूत्र से ग्रहण करेंगे, या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण में क्या आता है? तो परजीवी पोषण का मतलब हो गया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी जीवित जीव से ग्रहण कर रहे हैं। कोई जिंदा है, अपना भोजन बना रहा है, उसके भोजन में से थोड़ा सा चुरा लिया, चुरा के भोजन करने लगा, तो ये क्या कहलाएंगे? परजीवी पोषण वाले जीव कहलाएंगे। जैसे कि जोंक हो गई, जोंक आपको पकड़ लेती है। ऐसे तो नहीं है कि जोंक पकड़ ली मर गए, ऐसे नहीं ना होता है। कई लोग ऐसे चिल्लाने लगते हैं, तो वो ज़्यादा भाव बनाने वाले लोग रहते हैं। तो जोंक जो है क्या करती है? परजीवी पोषण करती है। आप जिंदा हैं, आपके पोषण में से ही कुछ चीज़ें चुरा करके, ब्लड में से ही कुछ पोषण को ग्रहण कर लेती है, ठीक। तो वो क्या है? परजीवी पोषण है, यानी पैरासाइट। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। चलिए पहला हेडिंग लगाइए, जंतु संपोषी पोषण, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। जल्दी से हेडिंग लगाइए, ठीक। कौन सा पोषण? जंतु संपोषी पोषण। जंतु संपोषी पोषण में क्या लिखेंगे? जो बताए हैं सेम वही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। जंतु संपोषी पोषण हेडिंग है पहला हमारा, जंतु संपोषी पोषण। जंतु संपोषी पोषण, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अब हम नहीं जाएंगे, हम जानते हैं बहुत असगतियाँ हैं, ये आपको पता है, समझ में आता है। देखिए जंतु संपोषी पोषण ये क्या होता है? अभी बताए हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन या तो ठोस रूप में ग्रहण करें या तो द्रव रूप में, वो क्या कहलाते हैं? जंतु संपोषी जीव कहलाते हैं। और उनके पोषण के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? जंतु संपोषी पोषण करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के जंतुओं में भोजन जो होता है ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसे जीव, लिखिएगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे का नहीं बाबू, अपना भोजन ठोस या, अब अंग्रेजी वाले लिख सकते हैं सॉलिड, ठोस या द्रव रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें जंतु संपोषी जीव कहते हैं। जंतु संपोषी जीव कहते हैं। अब देखिए, आप अगर हमारे साथ नहीं लिखेंगे, हम कहते हैं आपको, हम बार बार रोज बताते हैं, अगर हमारे साथ नहीं लिखेंगे, सोचेंगे नोट्स से जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोट्स में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं लिखवाई जाती हैं। आप देखेंगे नोट्स से बहुत ज़्यादा चेंज होता है यहाँ पे, आप अगर नोट्स देखे होंगे तो आप जो है यहीं से लिखने का कोशिश कीजिए। और जो आप सोचते हैं कि बाद में लिख लेंगे, वो कब नहीं लिखाता है, फिर बाद में होते रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपका कोई भी बैकअप नहीं होगा।
जंतु संपोषी जीव कहलाते हैं तथा पोषण की यह विधि तथा ऐसे जीवों के पोषण को क्या बोलते हैं? ऐसे जीवों के पोषण को, चाहे पोषण की यह विधि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जंतु संपोषी पोषण कहते हैं, जंतु संपोषी पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आया? इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में कौन कौन से जीव आते हैं? मनुष्य सबसे बड़ा अगर रहा है मनुष्य। समझ में आया? मनुष्य लिख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। मनुष्य, मनुष्य तथा सभी जंतु, सभी जानवर, जानवर भी लिख सकते हैं, सभी जानवर, सभी जंतु, हम जंतु लिखते हैं, ठीक। मनुष्य तथा सभी जंतु इसके एग्जाम्पल हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। तो आशा है कि आप ये समझे होंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले जीव होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो ये जीव होते हैं, हम कहाँ से लिखे हैं? देखिए, हम सिंपल सा लिख रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक जो होते हैं यानी कि जो जंतु संपोषी जीव होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया शाकाहारी, शाकाहारी। दूसरा हो गया मांसाहारी, मांसाहारी। सही लिखे हैं? नहीं, गलती, बस इस पे का मंत्र समझ में। मांसाहारी एंड सर्वाहारी, सर्वाहारी। समझ में आया? मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। इसको बोलते हैं हर्बीवोर, इसको बोलते हैं कार्निवोर और इसको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर। समझ में आया? ये तो आप पढ़े होंगे, बचपन में पढ़ेंगे। शाकाहारी का मतलब ऐसे जीव जो मतलब कि जो जंतुओं को नहीं खाते हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी जीव। मांसाहारी जीव ऐसे जीव जो जंतुओं पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक, उनको क्या बोलते हैं? जंतु मतलब जानवर। समझ में आ रहा है? तो जंतुओं पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। और सर्वाहारी का मतलब, सर्वाहारी का मतलब जो जंतु को भी खाए और शाक या पेड़ पौधों को भी खाए। शाक का मतलब समझते हैं ना, सब्जी वब्जी। तो जो दोनों को खाए, जैसे कि हम हैं, हम क्या हैं? सर्वाहारी हैं, सर्वभक्षी हैं, हम सब कुछ खाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? मांसाहारी, कार्निवोर, ये क्या होते हैं? जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता भी सर्वाहारी है, ठीक। शेर हो गया, शेर आ जाता है मांसाहारी। शेर आ गया इसमें पक्षी आ गए, पक्षी जो होते हैं कीड़ों को खाते हैं, तो ये भी मांसाहारी में आ गए। शाकाहारी, कुछ पक्षी शाकाहारी भी होते हैं। जैसे शाकाहारी में क्या आ जाएंगे? शाकाहारी में ऐसे जीव बस केवल शाक या पेड़ पौधों को खाएं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी। इन सबको मीट मछली देंगे, नहीं खाएंगे। सब ज़्यादातर गाय भैंस नहीं खाएंगे, कुछ तो वो भी खा जाते हैं। अब सब अजीब हो रहा है ना, तो सब अजीब, दुनिया में अजीब ही देखने को मिलेगा। तो कभी कभार जो शाकाहारी हैं वो मांसाहारी भी बन सकते हैं, सर्वाहारी भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में आए। अब ये 3 तरह के होते हैं जंतु संपोषी जीव, ये भी आपको समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं मृत्युपजीवी पोषण यानी कि सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके नीचे ही लिख लेते हैं, अभी जगह ही है हमारे पास। मृत्युपजीवी पोषण, मृत्युपजीवी पोषण। मृत्युपजीवी पोषण में क्या होता है? इसको बोलते हैं सेप्रोबायोटिक या सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जीव जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। और वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? देखिएगा, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भोजन को ग्रहण पहले नहीं करते हैं, उसका पहले बाहर ही पाचन करा देते हैं। हम क्या करते हैं? पहले भोजन खाएंगे, हमारे पेट में जाएगा, पचेगा, उसके बाद हमको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो मृत्युपजीवी जीव होते हैं, जो सेप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने भोजन को बाहर ही पचा देते हैं
और वो बाहर कैसे पचाते हैं, जैसे हमारे लार में एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है, भोजन को जैसे जैसे कूचते हैं क्या करता है, उसमें पाचन कर देता है। पाचन करने की वजह से ही रोटी जो है हमको कभी कभी मीठी लगती है। जब ज़्यादा कूच देंगे रोटी को ना, एकदम चबा देंगे, इसको ले ही बना देंगे, ठीक, तो कैसा लगेगा, रोटी मीठा लगेगा। अब रोटी मीठा इसलिए लगता है क्योंकि उसके कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, जो शर्करा है वो माल्टोस में बदल रहा है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल रहा है, माल्टोस शर्करा में बदल रहा है। इसके वजह से अभी समझ में नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक। तो भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, और मुंह से शुरू होने की वजह से हमको रोटी मीठा लगता है। यानी हम जब भोजन ग्रहण कर लिए उसके बाद उसका पाचन चालू होता है। हम क्या करते हैं, जो जंतु संपोषी पोषण होता है, इसमें जो जीव हैं वो अपने भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, अपने भोजन का अंतर ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद उनका पोषण चालू होता है, पाचन चालू होता है। लेकिन जो मृत्योपजीवी जीव हैं, जो सेप्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, तो अपने भोजन को पहले बाहर ही पचा लेंगे। ये बहुत ही चालाक है, इन सब का जो शरीर होता है छोटा होता है, तो इसके वजह से क्या करते हैं, देखिएगा ये जीव है, ये जो मशरूम आपको दिख रहा है, ये भी क्या करेगा, बाहर जो भी पदार्थ है, जो मल मूत्र वगैरह चाहे सड़ा गला जो भी चीज है, जो मृत जीव है, उसको बाहर ही पचा देगा। कैसे पचाएगा, तो वो एंजाइम का श्रावण करते हैं। जैसे मान लीजिए रोटी पे हम थूक दिए, तो थूक देंगे तो उसका कुछ कुछ पाचन होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा। कहाँ से कि लार जो है उतना तगड़ा एंजाइम नहीं है, जब तक कूचेंगे नहीं, पूरा लार मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, तब तक पाचन नहीं होता। तो रोटी का बहुत हल्का सा नाम मात्र में पाचन हो जाएगा, थूक देंगे उस पर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही क्या करते हैं, जो ये सब जीव होते हैं, मृत्योपजीवी जीव, ये क्या करते हैं, अपने अंदर से एंजाइम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उस पदार्थ पे। एंजाइम का मतलब जैसे हमारे अंदर लार है पचाने वाला, वैसे कुछ केमिकल होता है उनके अंदर, वो केमिकल अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन पदार्थों पे, और वो पदार्थ क्या होता है, पच जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है। सिंपल सा बात है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, लेकिन ग्रहण करने से पहले ही पाचन कर रहे हैं, इसका मतलब उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल रहे हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा। पाचन के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर से एंजाइम निकाल देंगे। जैसे हम थूक देते हैं तो हमारे अंदर से एंजाइम निकल गया, यानी लार जो है, लार में एमाइलेज वगैरह होता है, तो ये सभी एंजाइम हमारे थूकने से हमारे अंदर से निकल गया। वैसे ये क्या करते हैं, ये जो मृत्योपजीवी जीव हैं, ये अपने अंदर से एंजाइम छोड़ते हैं, और जिससे भोजन जो बाहर होता है, जैसे गोबर हो गया, मशरूम जो है बाहर क्या करेगा, एंजाइम छोड़ेगा, जिससे जो गोबर है, गाय का गोबर है, उसका कुछ पाचन होगा, उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदला जाएगा, फिर ये जो है मशरूम उसको अवशोषित कर लेगा, यानी सोख लेगा। पचने के बाद जो भोज्य पदार्थ बना वो छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो गया, और वो छोटे अणुओं को ग्रहण नहीं करते हैं, अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने का मतलब सोखते हैं। जैसे हम नारियल पानी पीते हैं तो सोखते हैं नारियल पानी को, ना कि पीते हैं, समझ में आ गया। वैसे ही ये जो पौधे होते हैं, ये जो सेप्रोजोइक होते हैं, सेप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म यानी कि मृत्योपजीवी जीव जो होते हैं, वो भोजन को पचाने के बाद उसको सोखते हैं, खींचते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन अवशोषण द्वारा यानी कि एब्जॉर्प्शन द्वारा प्राप्त करते हैं, सोख लेते हैं उसको। पाचन के बाद जो भी बनेगा उसको सोख लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो लिखिएगा कि ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं, मृत्योपजीवी जीव कहलाते हैं। तथा पोषण की यह विधि क्या कहलाती है, मृत्योपजीवी पोषण कहलाती है। मृत्योपजीवी जीव कहलाते हैं तथा पोषण की यह विधि मृत्योपजीवी, सब हम नहीं लिखेंगे जी, मृत्योपजीवी की हटा दें, आपको दिख नहीं रहा है तभी से। मृत्योपजीवी
भूल जाते हैं कभी कभी स्लाइड हटाना। पोषण कहलाता है। ठीक, आप लिख सकते हैं हमारे साथ ही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मृतोपजीवी जीव में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सभी फंगस जो होते हैं। ये जो मशरूम है ये भी एक फंगस ही है, इसको भी एक फंगस ही, एक फफूंदी बोला जाता है। समझ में आया। ईस्ट हो गया, ईस्ट को क्या बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, वैसे वैज्ञानिक नाम हो गया, वहाँ तक आपको भी नहीं जाना। बस समझिए कि ईस्ट जो खमीर है, खमीर का मतलब जो ब्रेड में क्या करता है, जो ब्रेड को फुलाता है, जो पावरोटी को फुलाता है, जो बेकरी में प्रयोग होता है, बेकरी में यानी केक वगैरह में, तो ऐसा फफूंद जो बेकरी में प्रयोग होता है उसको खमीर बोलते हैं। वो खमीर जो होता है वो भी क्या है, तो मृतोपजीवी पोषण है, पोषण करने वाला जीव है। जो मशरूम है वो भी मृतोपजीवी पोषण करने वाला जीव है। तो सभी प्रकार के फफूंद, सभी प्रकार के फफूंद, जो रोटी पे लगता है फफूंद वो भी हो गया। इसमें लिख सकते हैं मशरूम, ईस्ट आदि। ईस्ट पाउडर आप ला के डालते हैं केक वगैरह में, वैसे तो आज तक हम देखे ही नहीं है ये पाउडर, ईस्ट पाउडर वैसे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी देख लिया जाएगा। कहाँ गया डस्टर, देखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं मृतोपजीवी पोषण। इसमें जीव जो है क्या करते हैं, पाचन बाहर ही कर लेते हैं, और उसके बाद एंजाइम का स्राव भी बाहर ही करते हैं, जिससे कि क्या होता है, भोजन का पाचन हो जाता है, फिर अवशोषण द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें आप पॉइंट भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर का हम मिटा दें क्या कि नीचे ही लिखते हैं, चलिए नीचे ही लिखते हैं, थोड़ा सा भी एक दो लाइन लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि ये जीव बाहर ही एंजाइम के श्रावण द्वारा, एंजाइम के श्रावण द्वारा भोजन का पाचन कर लेते हैं, और पचित भोजन को, जो पच गया है, पचित भोजन को क्या करते हैं, अवशोषण द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषण द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, बस इतना ही हमको इसमें पॉइंट लिखना था। शरीर से बाहर ही खाद्य पदार्थ पच जाता है और एंजाइम के द्वारा पचता है। अगर इसको आप नोट्स में देखेंगे ना, तो नोट्स में कम से कम 4 लाइन का है, हम लिखा है कितना में है, 1.5 लाइन में। तो इसका ये भी फायदा है कि आपको यहाँ से शॉर्ट नोट्स मिलता है। समझ में आया यहाँ से लिखने से। अब चलिए इसमें अब अगला पोषण जो है परजीवी पोषण, इसका एक और नाम होता है मृतोपजीवी पोषण का। इसको बोलते हैं विषमपोषी और शोषी पोषण। इसका मतलब क्या है, देखिए ये क्या करते हैं, ये जो जीव होते हैं मृतोपजीवी पोषण करने वाले जो जीव होते हैं, वो भोजन को बाहर ही पचा देंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। तो ये तो एक विषमपोषी प्रकार का पोषण कर रहे हैं, परजीवी प्रकार का ही पोषण कर रहे हैं। परजीवी विषमपोषी पोषण दोनों एक ही है। तो ये क्या कर रहे हैं, विषमपोषी पोषण ही कर रहे हैं। लेकिन भोजन को कैसे अवशोषित करना है, एब्जॉर्प्शन द्वारा। भोजन को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन द्वारा। तो इस पोषण को सब मिला करके बोल दिया जाता है विषमपोषी अवशोषी पोषण, क्योंकि यही एक ऐसा पोषण है जिसमें अवशोषण द्वारा भोजन ग्रहण होता है। वैसे तो परजीवी पोषण में भी जो है अवशोषण द्वारा अपना न्यूट्रिशन लेती है, सोखती है, लेकिन वो क्या करती है, उसको शॉक करती है, खींचती है। समझ में आया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे विषमपोषी और शोषी पोषण भी बोलते हैं। विषमपोषी और शोषी पोषण भी कहते हैं। समझ में आया। इसे विषमपोषी और शोषी पोषण भी कहते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए हैं सामने। ठीक,
चलिए अब पढ़ते हैं हम परजीवी पोषण के बारे में, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेडिंग लगाइए परजीवी पोषण। क्या हेडिंग लगाएंगे? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं? परजीवी जीव कहते हैं। और तथा उनके पोषण की विधि क्या कहलाती है? परजीवी पोषण कहलाती है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट बनाते हैं। परजीवी पोषण का परिभाषा थोड़ा सा आप देखिएगा। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन आप लिख सकते हैं इसमें। ऐसे जीव जो अपना पोषण जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण करने वाले जीव कहलाते हैं। सिंपल सा वही बात है। ठीक, परजीवी पोषण करने वाले जीव कहलाते हैं। ठीक, ये हो गया परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जो परजीवी जो पोषण कहलाते हैं, इसमें मतलब कि परजीवी पोषण जो है ये क्या होता है? इसमें जो जीव होते हैं वो एक जिंदा रहेगा, मतलब दोनों ही जिंदा रहते हैं। एक जो होता है एक होस्ट होता है। होस्ट का मतलब क्या होता है? और एक पैरासाइट होता है। होस्ट का मतलब है कि जिस जीव से पोषण लिया जा रहा है वो होस्ट है। जैसे कि हम हो गए, हमको एक जोंक पकड़ ली, तो जोंक जो है क्या है? पैरासाइट है, यानी कि परजीवी है। वो हमारे ऊपर आश्रित होकर जिंदा रह रही है। हम नहीं रहते तो हमारा वो ब्लड नहीं सॉक करती और नहीं सॉक कर पाती, यानी नहीं चूस पाती ब्लड को, तो वो जीवित नहीं रहती। तो इसका मतलब वो पैरासाइट है, हमारे ऊपर निर्भर रह के जीवित रह रही है, तो पैरासाइट है। लेकिन हम उसके लिए क्या हैं? हम उसके लिए होस्ट हैं, पोषक हैं। क्या हैं? पोषक हैं, पोषण देने वाले हैं उसको। तो हम उसके लिए होस्ट हैं और वो हमारे लिए पैरासाइट है, हमारे लिए हानिकारक है। समझ में आया? तो दो चीजें होती हैं। पोषण देने वाला जो होता है परजीवी को लिखेगा कि परजीवी यानी कि पैरासाइट आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। परजीवी को पोषण देने वाला या जिसके ऊपर परजीवी रहता है, परजीवी जिससे पोषण प्राप्त करता है, परजीवी जिस गलती लिख रहे हैं ना, जिससे पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है पोषक, क्या लिख रहे हैं? पोषक यानी कि होस्ट कहलाता है। ठीक, परजीवी जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। और जो जीव है जो हमारे ऊपर डिपेंड रह रहा है उसको क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। अब जो यह विधि है, ये जो परजीवी पोषण की विधि है, इस विधि को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म बोलते हैं, यानी कि परजीविता बोलते हैं। परजीविता बोलिए या परजीवी पोषण बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परजीविता या परजीवी पोषण भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें कि इसे परजीविता भी बोलते हैं, इसे परजीविता भी बोलते हैं। परपोषी पोषण का दूसरा नाम है परजीविता भी कहते हैं। पोषण की यह विधि क्या कहलाती है? परजीविता भी कहलाती है, पैरासिटिज्म भी कहलाती है। रोग उत्पन्न करने वाले जो परजीवी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन का मतलब रोग वाहक इसको बोला जाता है। ठीक, तो रोगजनक जो होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं।
जैसे रोग उत्पन्न करने वाले गोल कृमि, चपटे कृमि, ये क्या होते हैं? तो जो छोटे बच्चों में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं केचुआ। कहते हैं कि छोटे बच्चों के पेट में केचुए हो गए, तो वो क्या है? वही है गोल कृमि या चपटे कृमि। तो ये जो होते हैं ये हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रोगजनक बोलते हैं, यानी कि पैथोजन बोलते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी को क्या बोलते हैं? पैथोजन, यानी कि रोगजनक। रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी को पैथोजन, यानी कि रोगजनक पैथोजन गलती लिख रहे हैं यार, पैथोजन सही है आप, ठीक, पैथोजन कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं। अब ये परजीवी जो है ना, दो तरह के होते हैं, एक एंडोपैरासाइट और एक को क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट, दो तरह के परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। ऐसे परजीवी जो होस्ट के शरीर के बाहर रहते हैं, मतलब कि पोषक के शरीर के बाहर रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बाह्य परजीवी। जो बाहर रह के पोषण प्राप्त करेगा शरीर के बाहर, उसको बाह्य परजीवी। जो अंदर जाके पोषण प्राप्त करेगा उसको क्या बोलेंगे? अंतः परजीवी। समझ में आया? तो जैसे कि केचुए जो होते हैं, जो गोल कृमि या चपटे कृमि हैं, पेट के केचुए जो होते हैं, वो क्या है? अंतः परजीवी हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के अपना पोषण करते हैं, तो वो क्या है? एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में क्या जाएगा? एक्टोपैरासाइट में जैसे जू हो गया, जू मतलब बालों की जो जू होती हैं उनको बोल रहे हैं। जोंक हो गया, अमरबेल नाम का एक पौधा होता है, वो किसी अन्य पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो भी क्या है? एक्टोपैरासाइट है, यानी कि बाह्य परजीवी। तो जो शरीर के बाहर रह के अपना पोषण प्राप्त करेगा उसको बाह्य परजीवी यानी एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, और जो शरीर के अंदर रह के पोषण प्राप्त करेगा उसको एंडोपैरासाइट यानी कि अंतः परजीवी बोलेंगे। तो आप लिख लीजिए कि जो क्या होते हैं? परजीवी कितने तरह के होते हैं? परजीवी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट, यानी कि अंतः परजीवी और दूसरा है बाह्य परजीवी। अब इसका अंग्रेजी आप लिखिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो जाके बुक में जाकर के देख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमको लिखने में असकत लग रहा है यहाँ पे। अंतः परजीवी में क्या आते हैं? ऐसे परजीवी जो पोषक के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण करते हैं, क्या कहलाते हैं? अंतः परजीवी कहलाते हैं। ठीक। इसमें बाह्य परजीवी में क्या आ जाता है? ऐसे परजीवी जो पोषक के शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। बाह्य परजीवी कहलाते हैं। बाह्य परजीवी कहलाते हैं, ठीक। ये जो है परजीवी के दो टाइप हैं। इसमें आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अंतः परजीवी में। अंतः परजीवी में क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? अंतः परजीवी में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा क्या?
तो गोल क्रीमी, चपटे क्रीमी, और रहने दीजिए इतना ही, आधे चपटे क्रीमी आधे, ठीक। अब एक जो होता है क्या होता है, फाइलेरिया का भी एक परजीवी होता है, वो उसको लिखेंगे आप 11th में लिखेगा वो सही रहेगा। यहाँ पे हम लिखवा लेंगे तो आप पूछेंगे क्या है ये, ठीक, फाइलेरिया क्या है, तो आप पूछने लगेंगे, तो इसलिए अभी उसको 11th में पढ़िएगा। वो जो है उस रोग के बारे में 11th में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ऐसे परजीवी जो पोषक के शरीर के अंदर रहकर, सॉरी देखिए बाहर रहकर, यहाँ पे गलती हो गया हमसे, इधर भी अंदर लिख दिए, इधर भी अंदर, बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, बालों की जू, बालू का लिख रहे हैं यार, बालों की जू, ठीक। और लिख सकते हैं जोंक, अमरबेल आदि, बहुत है, ठीक, आदि। तो ये हो गया आपका परजीवी पोषण, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिज्म इसको बोल सकते हैं। अब हमको पढ़ना है जीव जो है अपना पोषण कैसे करते हैं, जो जंतु हैं अपना पोषण कैसे करते हैं। ये तो पोषण के प्रकार हो गए, जंतुओं में पोषण के बारे में हमको डिस्कस करना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए इसका इमेज भी हम दिखा देते हैं अंतःपरजीवी के एग्जाम्पल का। देखिए अंतःपरजीवी का एग्जाम्पल क्या है, तो ये है गोल कृमि, जो केचुआ टाइप का आपको दिख रहा है, ये है गोल कृमि। और ये जो इसके साइड में दिख रहा है ये क्या है बाबू, ये है अमरबेल। अमरबेल का कलर कैसा है, हरा नहीं है। क्यों हरा नहीं है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये जो अमरबेल है ये हरा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये अन्य जीवों पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है। तो अन्य जीवों पे भोजन के लिए डिपेंड है तो इसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है तो इसमें क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये हरा नहीं। समझ में आया। तो इसलिए ये अमर बेल जो है आप देखे होंगे पेड़ पौधों पे ऐसे लटका रहता है बेल टाइप का, उसी को बोलते हैं अमर बेल। समझ में आया। तो वो अमर बेल है। अब ये अमर बेल जो है अपने पोषण के लिए दूसरे पेड़ पौधों के तनों में क्या कर लेता है, चिपक जाता है, तनों में चिपक जाता है और उससे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। ये क्या है, बाह्य परजीवी है। अमर बेल क्या है, बाह्य परजीवी, क्योंकि पेड़ पौधे के बाहर, शरीर के बाहर से अपना पोषण ग्रहण करता है। ये जो स्केरिस आपको दिख रहा है, सॉरी गोल कृमि आपको दिख रहा है, गोल कृमि जो आपको दिख रहा है या चपटे कृमि जो दिख रहे हैं, ये क्या है, तो ये जो है अंतः परजीवी है, क्योंकि ये शरीर के अंदर रहते हैं। तो एक यहाँ अंतः परजीवी, एक बाह्य परजीवी। दूसरा यहाँ पे देखिएगा तो वो देखिए मुड़ी खजुआ रही है, इसके बाल में ज्यादा सब वैसे देख रहे हैं ना, लग रहा है बलवन नोच लेगी। कहाँ से कि इसके अंदर ज्यादा जू हो गए हैं। तो जू क्या है, ये भी परजीवी हैं। और ये कैसे परजीवी हैं, ये बाह्य परजीवी हैं। कहाँ से कि इसके बाल में, इसके शरीर के बाहर रह करके अपना पोषण ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए ये बाह्य परजीवी है। इसका बलवा छिलवा लेना चाहिए वैसे, कहाँ से कि ज्यादा लग रहा है जू हो गए हैं। अब ये जो जोंक है, जोंक ये क्या है, ये भी बाह्य परजीवी है। जोंक भी बाह्य परजीवी है। और ये कैसे पोषण लेती है, तो आपके शरीर पे चिपक जाएगी, ब्लड को सक करेगी, ब्लड को चूसेगी और जिससे अपना पोषण प्राप्त कर लेगी। तो ये हो गए पैरासाइट। अब आगे भी हम स्लाइड वगैरह लाए थे, लेकिन आपको कल दिखाएंगे आगे, कहाँ से कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम जंतु पोषण के बारे में भी पढ़ाने वाले थे आपको, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए रहने दीजिए। अब कल ही कंटिन्यू करते हैं, अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वैसे ज़्यादा दिन ये चैप्टर नहीं चलने वाला है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। डिटेल से पढ़ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, डिटेल से नहीं पढ़ते, स्लाइड लाते, जैसे स्लाइड लाएंगे और पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में तो आ जाएगा, लिखेंगे नहीं, आप तो जानते हैं। तो इसलिए हम साथ साथ लिखवाते हैं, नहीं तो स्लाइड लाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा इन चीज़ों का आप समझे होंगे। आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से नोट्स आप ले सकते हैं। आप जो है पढ़ने के लिए एकदम मोटिवेट होकर आया कीजिए, जो भी क्लास आप करते हैं मोटिवेट होकर कीजिए। कहाँ से देखिए, अगर हम डिमोटिवेट रहेंगे तो भी क्लास करना ही है, ऐसे खुश रहेंगे तो भी क्लास करना ही है, दुखी रहेंगे तो भी क्लास करना ही है, डिप्रेशन में रहेंगे तभी क्लास करना है। तो काहे नहीं खुश होकर क्लास, खुश होकर के अगर हम मोटिवेट होकर के क्लास करेंगे तो वो जो क्लास है वो समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो इसलिए हरदम आप
अपने जोश के साथ क्लास कीजिए, अपने उत्साह के साथ क्लास कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जब आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, तो आप जाकर के पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। तो बस इसी के लिए हम बोलते हैं कि आप पूरे जोश और जज्बे के साथ क्लास कीजिए ताकि आपको समझ में आए, माइंड में बैठते जाए। जब बैठ जाएगा माइंड में ना, तो पेपर में आप खुद ही बना करके सारा आंसर लिख देंगे। ये हम जो भी लाइन लिखते हैं वो सब आप लिख सकते हैं समझने के बाद। समझ में आया? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।